नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है लिटमस टेस्ट में जेपी का मंत्र। जी हाँ, एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचलें तेज हैं और इसी बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एमपी दौरे पर आकर मिशन 2023 का शंखनाद भी कर दिया। नड्डा ने इस दौरान सत्ता और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको जीत का मंत्र भी दिया। हालांकि नड्डा के दौरे से प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जरूर बढ़ गई। भले ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को 2023 का शंखनाद बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नड्डा के दौरे पर हमलावर है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि चुनाव से पहले क्या होगा नड्डा का मंत्र। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नड्डा जी को विश्वास दिलाओ कि इस स्वामी निकाय के चुनाव में चाहे वो नगरी हो और चाहे वो ग्रामीण हो, भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। परिश्रम की पराकाष्ठा करोगे। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव का बिगुल बजने के बाद मिशन 2023 का शंखनाद भी हो गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है, तो वहीं नड्डा ने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के साथ सभी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही परिवारवाद पर भी नड्डा ने बेहद साफ गोई से अपनी बात रखी। जो विषय हम लोगों ने उठाया है वह एक तरीके से भारत के राजनीतिक संस्कृति के जो चलता आ रहा है उसके खिलाफ इस आयाम को पार्टी ने पकड़ा है और इस आयाम के तहत हमारी कोशिश है कि परिवार में पिता के बाद बेटा ले इसको रोका जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं में और समाज के लोग तरह तरह से विषय को उठाते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ बहुत से एमपीज थे जिनके बेटे अच्छे सक्षम सब लोग हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत से हैं। तो सबको समझाना, बुझाना, बातचीत करना और आगे बढ़ना और उनको एक ही व्यक्ति को पार्टी में काम देना, ये हमारा तय है। नड्डा के दौरे से ये तो जाहिर है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ नड्डा के दौरे से कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई। कांग्रेस ने नड्डा पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को उनका हक कब मिलेगा। देखिए, बीजेपी भाजपा तो कभी सुशासन का पाठ पढ़ा ही नहीं सकती, क्योंकि उसके जो 17 साल का कुशासन है वो हम, आप और मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। चुनाव की ये क्या बात करते हैं, ये तो पंचायत चुनाव होने ही नहीं देना चाहते थे, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहते। ये आप, हम और जनता जानती कि किस प्रकार से ओबीसी वर्ग के साथ छलावा किया गया है, जबकि भाजपा से 3 मुख्यमंत्री इसी वर्ग के थे। फिर भी कमलनाथ जी के सरकार के विजन में 27% आरक्षण की पहली बार घोषणा की गई थी। पंचायत चुनाव की मैं क्या बात करूं, निर्वाचन आयोग को कहना पड़ा कि सड़कें नहीं हैं इंटीरियर्स में मध्य प्रदेश की, चुनाव जल्दी करवा दीजिए। ये तो हालत है। भाजपा का सुशासन तो कहीं दिखता ही नहीं है। आज हर वर्ग, चाहे महिलाओं की बात कर लीजिए, युवा बेरोजगार है, दर दर भटक रहा है, किसानों की बात कर लीजिए, किसान की पीठ पर चढ़कर बोलकर कि कर्ज माफी करेंगे। प्रदेश में 1.5 साल बाद ही विधानसभा के चुनाव होने हैं और फिर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है। इन चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और यही वजह है जो जेपी नड्डा ने सत्ता और संगठन को बेहतर तालमेल बनाकर रखने का संदेश भी दिया। अब देखना यह होगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय एमपी दौरे पर हैं और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने जीत का मंत्र भी दिया है और आज का हमारा विषय भी यही है, लिटमस टेस्ट में जेपी नड्डा का आखिर क्या मंत्र है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे इंजीनियर सत्येंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं, लेकिन पहला सवाल यहाँ पर मैं सत्येंद्र चौधरी जी आपसे लेना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
हाँ जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी सत्येंद्र जी, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी तो बज ही चुकी है और अब ऐसे में जेपी नड्डा का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा, क्या ये 2023 का शंखनाद है? और जिस तरह से नड्डा आज आए हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी हुई, तमाम तरह की चर्चाएं हुई, क्या कुछ मंत्र दिया गया है जीत का? देखिए राजेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो कि जिन्होंने भारत में भारतीय जनता पार्टी को भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है और उनके समय ही 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हो गए हैं। तो हम सभी कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप देखिए, हमारे यहाँ तो प्रक्रिया चलती ही रहती है। अभी कुछ समय पहले माननीय यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री हम माननीय अमित शाह जी का भी आए थे, उनका भी भोपाल आना हुआ था और जबलपुर भी उनका जाना रहा था। तो हमारे यहाँ देखिए श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलती रहती है और हम उसको जन कल्याणकारी कार्य से जुड़े हुए हैं, संगठन को अपना स्ट्रेंथन करते रहते हैं, ऊर्जित करते रहते हैं। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन चलते ही रहते हैं। और जैसा कि अभी हमारे 100 साल जो है माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी हमारे पितृ पुरुष हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं, ऐसे पितृ पुरुष का जन शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो उसके कार्यक्रम भी चल रहे हैं। उन कार्यक्रमों में भी हमारे देश के समस्त बड़े बड़े पदाधिकारी, शीर्ष स्तर के नेतृत्व पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्रियों का भी आना हमारे मध्य प्रदेश में और भारत भर में चलता रहता है और ये चल रहा उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन हाँ, अब हम जन सेवा करने आए हैं, तो सब चुनाव लोकतंत्र में हम आस्था रखने वाले लोग हैं। तो लोकतंत्र के माध्यम से जो भी चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जनता आशीर्वाद देती है जिस पार्टी को, वही सरकार बनाती है और फिर वही सेवा कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने इसको हर विषय को जो है ऐसे देखती है, जन कल्याण के विषयों को हमेशा चुनौती के तौर पे लेती है। जनता की सेवा करने का हम तो जनता अवसर प्रदान करती है। तो इसी कड़ी में मैं तो ये कहता हूँ कि उनका आना या और भी शीर्ष नेतृत्व का आना, ये सब चुनाव नहीं, हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और अभी आए हैं तो अभी आप कह सकते हैं कि हाँ, ये चुनाव सामने है, दोनों चुनावों की घोषणा हो गई है। आज नगरीय निकाय के चुनाव की भी घोषणा हो गई है और पंचायत चुनाव के घोषणा भी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं यह संदेश तो सब जनता में भी जाता है। हमारे संगठन को तो वो ऊर्जित कर ही रहे हैं, जनता में भी जा रहा है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बनी है, उसके 8 साल हुए हैं। 8 साल का भी इसी महीने में हुआ है। तो 8 साल 20 साल का कार्यक्रम भी चल रहा है और जिस प्रकार से हमने जनता की सेवा की है वो अद्भुत अकल्पनीय है। आप देखिए, पूरे 60 सालों का जो कांग्रेस का शासन रहा या उसमें जो भी विपक्षी और भी कुछ विपक्षी दलों का रहा, तो सब मिला करके 64 साल का सरकार ले लीजिए। उस शासन में जैसे स्कूल शिक्षा की बात करें तो 6,30,000 स्कूल हुआ करते थे और उतने ही ज्यादा स्कूल, 6.5 लाख स्कूल हमने नए जो पूरे भारतवर्ष में शुरू कर दिए माननीय मोदी जी के कार्यकाल में। ऐसे ही गैस कनेक्शन की बात करें तो पूरे गैस कनेक्शन जो होते 14 करोड़ के करीब गैस कनेक्शन हुआ करते थे आजादी के बाद से 2014 तक के। और उसके बाद हमने 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन पूरे जन जन के अंदर लोगों को दिए और उसमें लगभग 9 करोड़ से ज्यादा के उज्ज्वला कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो ऐसा ठीक है सत्येंद्र जी, तमाम तरह की बातें हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब ये दौरा होता है तो जाहिर सी बात है, और जिस तरह से बीजेपी को लेकर ये कहा जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी एक्शन मोड में तो हमेशा ही रहती है। एक सवाल और यहाँ पर अहम हो जाता है, जो परिवारवाद को लेकर नड्डा जी ने अहम बात यहाँ पर कही है, जो जिक्र किया है कि अब परिवारवाद नहीं चलेगा और पिता की जगह बेटे को नहीं मिलेगी। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ परिवारवाद की उन्होंने बिल्कुल सही व्याख्या भी कर दी, ताकि लोग दिग्भ्रमित हो जाते थे और विपक्षी पार्टियां उस बात को हमेशा भ्रमित करने का काम करते रहे। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद वह परिवारवाद होता है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी एक शब्द आता है कि जहां पर भी डेमोक्रेसी के अंदर डायनेस्टी बैठी हुई है, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी, डायनेस्टी जहां जहां बैठी है वो है घातक होती है। आप उन्होंने जैसा उदाहरण दिया कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ले लीजिए, पीडीपी की जो पार्टी है वो ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी की टीएमसी है,
वहाँ पर शिबू सोरेन की पार्टी है। जब झारखंड के अंदर आप तेलंगाना में जाएंगे तो टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति है, और ऐसे ही आप जाएंगे दक्षिण भारत में और तमिलनाडु के अंदर तो कुल मिलाकर DMK है। देखा जाए तो चुनाव में परिवार कार्ड जो है वो बीजेपी तो नहीं खेलेगी, कांग्रेस का रुख ले लेते हैं। ठीक है, राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी आ रहा हूँ सर आपके पास। राहुल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, एक बड़ा निशाना यहाँ पर परिवारवाद को लेकर जेपी नड्डा जी ने यहाँ पर विपक्ष पर खास तौर से साधा है। आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ था? जी, मैं सुन रहा था बड़े देरता से इंजीनियर जी की बातों को। तो दरअसल क्या है कि भाजपा को और उसके नेताओं को प्रदेश की जनता की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। जब राजेश जी आवाज बढ़ा दें, आवाज कम आ रही है। राजेश जी मैं सुन रहा हूँ। मैं चर्चा करूं, अगर बीच में इंटरप्ट ना करें तो। बोलिए सर। जी राजेश जी, दरअसल मैं बड़ी धैर्यता से सुन रहा था भाजपा नेता की बात को कि भाजपा की सरकार को प्रदेश की जनता की याद सिर्फ चुनाव के समय ही आती है। जब कोई चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी समर को ध्यान में रखते हुए प्रदेशों का दौरा करने लग जाते हैं या प्रदेश की झूठी घोषणाओं करने लग जाते हैं तमाम तरह की। मैं तमाम तरह के उनके दावे और उनकी योजनाओं को सुन रहा था। तो आज जो है महंगाई के दलदल में, इस महंगाई की आग से जो है हर घर को चपेट में ले लिया है, क्योंकि देश की माताएं बहनें आज नड्डा जी से सवाल कर रही हैं, क्या कमल का फूल मेरी इतनी बड़ी भूल कि जो सिलेंडर में 450 रुपए का लेती थी आज वह सिलेंडर में 1000 का क्यों ले रही हूँ। ये एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से देश की माताएं और बहनें कर रही हैं। नड्डा जी को इस बात का आज वो मध्य प्रदेश के आगमन पर आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मेरा उनसे सवाल है कि आज माताएं पूछ रही हैं, क्या उनके पास इस बात का सवाल है जो उज्ज्वला योजना की बातें कर रहे हैं ना। उसका जवाब तो राहुल जी उसका जवाब हम ले लेंगे, ठीक है, महंगाई को लेकर। लेकिन मेरा सवाल जो था परिवारवाद को लेकर, जो निशाना यहाँ पर विपक्ष पर साधा गया है जेपी नड्डा जी की तरफ से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि परिवारवाद का कार्ड नहीं चलेगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? राजेश जी या तो आप अपनी स्तर से चर्चा करा लीजिए। नहीं सर, सवाल तो मेरा यही था ना, आपने उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। मैं दूंगा ना उसका सवाल, उन बातों का जवाब दूंगा। ठीक है सर। चर्चा को तो पूरा होने दें। आप भाजपा प्रवक्ता को पूरा समय दे रहे हैं। नहीं, मैं आपको समय पूरा दे रहा हूँ, लेकिन सवाल का जवाब मांग रहा हूँ सर। पूरा समय दे रहा हूँ, पूरा समय दूंगा भी मैं आपको। बिल्कुल, मैं आपको भी उतना ही समय दूंगा जितना मैंने सत्येंद्र जी को दिया था। जवाब ही नहीं दे पाया, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि डिबेट की एक मर्यादा होती है, नहीं तो डिबेट खराब हो जाती है। कृपया, राजेश जी की बात सही है, मैंने भी राजेश जी की, उन्होंने रोका, मैं रुक गया और मैंने मेरे पूरा जवाब ही नहीं हो पाया। ठीक है, रुक जाए, डिबेट करनी है हमको आगे। सर सवाल का जवाब मिल जाए, ठीक है, यही बाकी आपको भी भरपूर समय मिलेगा। यहाँ पर किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होगा। मेरा पक्ष रखने दीजिए ना, आप मुझे मेरा पक्ष तो रखने नहीं दे रहे हैं। मुझे मेरा पक्ष रखने दीजिए। सर आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन मैंने आपसे जो सवाल किया सर उसका जवाब देंगे ना। अब आप गोल गोल घुमाएंगे तो कैसे चलेगा? आप उस पर आ जाइए, ठीक है। शुरुआत हुई आपकी, जो विषय है मैं उसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ ना। उस विषय ठीक है ना सर, उसी पे बोल दीजिए। आपसे डिबेट का तो मेरा पूरा पक्ष। माननीय राहुल वर्मा जी, मैं आपको भी पूरा समय दे रहा हूं। मेरा आपसे सवाल परिवारवाद को लेकर था। बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। निशाना साधा गया है विपक्षियों पर, आपका क्या स्टैंड है, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया। ये जवाब मैं सर आपसे चाह रहा हूँ, आप अपनी बात रखिए, आपको पूरा समय दे रहा हूँ। तो जवाब में देने अब आप दूसरे विषय पर बात कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको टोका। ठीक है, नहीं, मैं सही मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। चलिए अब आ जाइए। आपकी स्टूडियो में हुई है, मैं उसी चर्चा पर बात कर रहा हूँ। लेकिन बीच में इंटरप्ट करके पूरा विषय बिगाड़ देना, पूरी चर्चा बिगाड़ देना, ये एक सही सिनेरियो नहीं है डिबेट का। बोलिए ना सर राहुल जी। हाँ जी, यह परिवारवाद की बात कर रहे थे नड्डा जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता गाहे बगाहे ले देकर वो इस चीज पर चर्चा करते हैं। मेरा बड़ी ही विनम्रता से सवाल है कि वो परिवारवाद को लेकर तमाम तरह के दावे और बातें करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा सवाल है कि मध्य प्रदेश में कैलाश सारंग जी के सुपुत्र विश्वास सारंग जी हैं, आकाश विजयवर्गीय, सुंदरलाल पटवा जी, सुरेंद्र पटवा जी, आखिर किसकर परिवार से आखिर परिवारवाद के नाम से भारतीय जनता पार्टी देश को कब तक गुमराह करेगी? विकास की बातें कब होंगी? महंगाई की आग में देश को आपने झोंक दिया है।
बिलो द पावर्टी 22 करोड़ से अधिक जो है जो गरीबी रेखा के नीचे जो है जा चुकी है जनता। आखिर इन सब चीजों का जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास। नड्डा जी प्रदेश आए हैं, एक मिनट सर, आ रहा हूँ आपके पास। माताएं आज पूछ रही हैं कि वह सिलेंडर क्यों मुझे 1000 का भरवाना पड़ रहा है। ये केवल चुनाव में जो है जनता के जो निगाहों में, आंखों में धूल झोंकने के लिए निकल पड़ते हैं। चलिए, अब सत्येंद्र जी आप जवाब दे दीजिए। महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं, ठीक है, आप परिवारवाद की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जनहित के जो मुद्दे हैं उस पर कब चर्चा होगी, उस और कब ध्यान दिया जाएगा? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे को चुनौती के तौर पे लेती है और उस पर गंभीरता के साथ एक्शन लेती है। और यह मध्य प्रदेश की जनता नहीं, देश की जनता ने भी इस बात को समझा है, अनुभूत किया है। और उसी अनुभूति का यह परिणाम मिला कि हमारे विपक्षी दल गाए बगाए हमेशा और बड़े बड़े लुभावने वादे देते रहे, लेकिन 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में हमारी सरकारें थी और पुनः वहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। और हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। आवाज आ रही? ठीक है। तो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया। फिर से हमारी सरकार बनाई गोवा में, और उत्तर प्रदेश में, गोवा में हमारी तीसरी बार सरकार बन गई। तो ये कितना गजब का प्रतिसाद जनता दे रही। तो जनता ये बात समझती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें महंगाई पे, बेरोजगारी पर और देश के विकास पे, प्रदेश के विकास पर गंभीरता से काम करती हैं। और आज अगर विकास की बात करें तो कोई भी विपक्षी दल जानबूझ के मुद्दे उछालते हैं ताकि इनको एक ग्रीन बैटलफील्ड मिल जाए, क्योंकि विकास के मुद्दे पर तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सभी विपक्षी दल मोची खाते हैं। आप देखिए, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया कि पूरे आजादी के बाद से अभी तक 14 करोड़ गैस कनेक्शन से हुआ करते थे भारत में 2014 तक, और हमारी सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार आई, और 28 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन हमने पूरे देश में वितरित किए। जो सड़कों का जाल था, आज 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें बन गई। कहाँ 1 लाख किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क नहीं हुआ करती थी, आज 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा की 3.25 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें देश के अंदर बन गई। 99% जो 50% के करीब रीच होती थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा थी, वो आज राहुल जी के पास चलते नहीं तो वो ये कहेंगे कि उन्हें समय कम दिया जा रहा है। ठीक है सर, आ रहा हूँ राजेश जी। राहुल जी सर रुक जाइए, वही शिकायत होती ना सर के फिर आपको समय ज्यादा दिया जा रहा है, उन्हें कम दिया जा रहा है। राहुल जी, जिस तरह से आपने ये बीजेपी को लेकर कहा, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं, सरकार इस पर कब ध्यान देगी, यहाँ पर ये अन्य 4 राज्यों का उदाहरण बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। इनका ये कहना है सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ आगे बढ़े हैं और कई स्तर पर हर मुद्दे पर काम किया गया है, और यही वजह है जो आज 4 राज्यों में जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो आप कहीं समझाने में नाकामयाब रहे जनता को। राजेश जी, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों की चर्चा हो चुकी है। जो जनता का जनादेश मिला है उसे हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और मेरा सवाल मध्य प्रदेश से है। मैं इधर उधर की बातें ना करके अपना जो है पक्ष खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो है जनता के हितों की बातों के लिए प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। मैं आगरा और दिल्ली बम्बई का किनारे नहीं आया हूँ। मैं मध्य प्रदेश की जनता की माताएं बहनें पूछ रही है। राजेश जी, इंजीनियर जी इस बात का जवाब दे दें, नड्डा जी प्रदेश आगमन पर है, वे इस बात का जवाब करें, या भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिक प्रवक्ता जवाब दे कि आखिर 1000 का सिलेंडर क्यों मिल रहा है। वह सिलेंडर जो आज भराने की स्थिति में नहीं है। 22 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे क्यों चले गए। 2 करोड़ जो नौकरियां देने का वादा था, आखिर युवा देश भटक रहा है। 43 साल में आज कहीं सबसे अधिक बेरोजगारी है। तो अब भारत में ये सवाल जो है विद्यमान है। तमाम तरह की सरकार बनाने की बातें और तमाम तरह की लोकतंत्र की बातें दे रहे थे इंजीनियर की। तो ये है जो लोकतंत्र का गलत होने वाले लोग हैं, चोरी के रास्ते से डाका डाल के सरकार बनाने वाले लोग हैं। आज लोकतंत्र की बातें हैं, जरा सी भी शर्म आती है इन्हें या नहीं आती है? जनता देख रही है, रणभेड़ी बढ़ चुकी है, शंखनाद हो चुका है, चाहे ये पंचायत चुनाव हो या नगर निगम हो। 2023 में जनता इन सब बातों का जवाब इनसे लेगी। ठीक है सर, 2023 में जनता तो जवाब दे ही देगी। और जिस तरह से आपने कहा, खिलावन चंद्राकर जी आपके पास आऊंगा। खिलावन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश का 2 दिवसीय दौरा, इसके क्या सियासी मायने, क्योंकि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेरी तो बच चुकी है सर, क्या ये मिशन 2023 का शंखनाद है, कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से राजेश जी, इसे मैं 2
2023 के विधानसभा चुनाव और 23 के लोकसभा चुनाव का संगठनाधिक हुई है। जिस तरह से वे आए, जिस तरह से आज हम सब पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने अपनी बात रखी, इसमें आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जिस योजनाओं से आम आदमी को लाभान्वित किया जा रहा है, उनका जिक्र बहुत जोरों से किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, मध्य प्रदेश में चल रही योजनाओं के बारे में बहुत गंभीरता से चर्चा की, बताया उनने कि कितने लोग लाभान्वित हो चुके, किस तरह से वो योजना चल रही है और उस योजना का प्रभाव दूसरे प्रदेशों में क्या हो रहा है, उसको कहाँ कहाँ अपनाया जा रहा है, इस तरह की बात उन्होंने की। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सब बातें न सिर्फ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इन सब को लेकर के की गई बात है। आज वो आपने देखा हो कि भोपाल में सिर्फ तो बहुत ज्यादा कार्यक्रम नहीं था, पत्रकारों से मिले, पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिले, सिर्फ इतना कार्यक्रम हुआ उनका। लेकिन कल जबलपुर में जो उनका जो मूल कार्यक्रम है, आपने देखा होगा जब कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं, किसी बूथ पे जाके किसी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका पूरा संदेश पूरे प्रदेश में जाता है और पूरे प्रदेश में संदेश जाने के साथ साथ बूथ स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब सक्रिय हो जाते हैं, वो सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। आज मैं इटारसी के दौरे पे था सवेरे, इटारसी में मैंने देखा कि वहाँ जो जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं भाजपा के, उनको आम कार्यकर्ता उस शहर के आम कार्यकर्ता जाके उन हितग्राहियों को सम्मानित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये लाभ का लाभ आपने लिया, इसलिए आप सम्मान के पात्र हैं और हमारी ये योजनाएं चल रही है, ये योजनाओं का लाभ, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आप इंटाइटल हैं, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि नगरीय निकायों पंचायत चुनाव को लेकर बहुत गंभीरता से पार्टी काम कर रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष कल जब 2 दिन खिलावन जी, सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल की बात यहाँ पर कही जा रही है, या ये क्या एक माइक्रो मैनेजमेंट का एक हिस्सा है? ये कौन सा फॉर्मूला है, इसे कैसे देखा जाए? क्योंकि बीजेपी तो लगातार ये कहती है कि हम एक साथ हैं और कभी इस तरह की खबरें बीजेपी के खेमे से बाहर निकल कर भी नहीं आती। और दूसरी बात, जो परिवारवाद का जिक्र यहाँ पर किया गया है, तो क्या ये एक तीर से 2 निशाने यहाँ पर नड्डा जी की तरफ से साधे गए? निश्चित रूप से देखिए, जो मैं दोनों बातें आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा। पहले सवाल का जवाब यही है कि जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम तय किए जा रहे हैं भाजपा में, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीरता से सत्ता और संगठन दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी दल सरकार में रहती है, सबसे प्रमुख बात यही होती है कि जो सरकार है और संगठन है, दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो। आज भी हमने पत्रकार वार्ता के दौरान देखा कि नड्डा के एक तरफ लेफ्ट में शिवराज जी और राइट में बीडी शर्मा जी बैठे हुए थे और दोनों कई मंत्री उसमें शामिल थे, संगठन से जुड़े हुए कई कार्यकर्ता प्रमुख लोग उसमें शामिल थे। पत्रकार वार्ता के दौरान दिखे, हमको नजर आए। और यही बात जब बैठक हुई, जब लोगों से चर्चा जेपी नड्डा से पार्टी कार्यकर्ताओं और सत्ता से जुड़े मंत्रियों की चर्चा होगी, तो भी यही बात सामने आई होगी। ये पहली बात है। तो मुझे लगता है कि सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के प्रयास भी बेहतर ढंग से किए जा रहे हैं और इसका, क्योंकि ये सीधे चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने वाले बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए इस पर कार्य हो रहा है। दूसरी बात आपने जो कही कि परिवारवाद को लेकर, देखिए कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या सपा हो, कोई भी दल, हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें, इसलिए कांग्रेस और भाजपा 2 प्रमुख दल है। उन दोनों प्रमुख दल में जो परिवारवाद जो हावी है उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। दोनों ही दल अछूता नहीं है इससे। मैं उदाहरण देना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे उदाहरण है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये दोनों प्रवक्ता साथी जो है राहुल भी जानते हैं और सत्येंद्र जी भी जानते हैं कि दोनों ही दलों में परिवारवाद हावी है। इसको दूर करने के लिए मुझे लगता है पंचायत चुनाव के पहले नगर निगम के चुनाव में इसको दूर करने के लिए दोनों ही दल यदि ठीक ठाक काम करे तो बेहतर ढंग से काम हो सकता है। लेकिन कांग्रेस में आपने देखा कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह कहा है कि विधायक
के भाई या विधायक के परिवार के लोग या खुद विधायक यदि महापौर के चुनाव लड़ने के योग्य है, चुनाव जीतने के योग्य है, लोकप्रिय है, तो हम उनको भी टिकट देने से गुरेज नहीं रखेंगे। अर्थात कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि हम परिवारवाद को बढ़ावा देते रहेंगे। लेकिन भाजपा की तरफ से जो संकेत मिले हैं अभी पंचायत चुनाव को लेकर, नगरीय निकाय के चुनाव लेकर, और यही बात कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पक्षों की तरफ से अब परिवारवाद से किनारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरा और मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के बाद आगामी चुनाव को लेकर यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बूथ स्तर पर, जमीनी स्तर पर बीजेपी की तैयारी है और इसको लेकर एक रोड मैप यहां पर बनाया गया है। अब जिस तरह से परिवारवाद का जिक्र भी यहां पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आ रहा है, तो ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि अब बीजेपी में किसी भी चुनाव में परिवारवाद का कार्ड नहीं चलने वाला है। आगे ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का स्टैंड अप पार्टी की तरफ से होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बीजेपी विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरती हुई नजर आई है और यही वजह है ये बहुत ही अहम हो जाता है इस समय पर, जिस समय पर जेपी नड्डा ने आकर ये बात यहाँ पर कही है। चुनाव नजदीक है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीतियां दोनों पार्टियों की, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और ये दौरा कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, ये भी बहुत अहम बात है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज के साथ।